एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो भी मुझे सब्सक्राइब करते, मेरा वीडियो देखते हैं, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। और आज मैं जिनको कटघर में लेकर के आई हूँ, वो अपने नाम से ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं और उनके नाम को जानने की जिज्ञासा सभी को हमेशा से रही है, लेकिन नाम की वजह से वो काफ़ी सारी उलझनों में भी फंस सके। 4-4 घंटे उनके इंटरव्यू लिए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपना रियल नेम नहीं बताया और उन्होंने अपने नाम को हर वक्त आइस बैग में डाल दिया, क्योंकि कहा जाता है कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो ये जो जात होती है, ये धर्म होता है, ये कोई स्टेटस नहीं होता है। हमारा स्टेटस जो होता है वो हमारे ज्ञान से होता है, हम क्या हैं, हमारा वजूद क्या है, इससे होता है। क्योंकि यदि हम जाति धर्म में ही उलझे रहे तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और शिखर की ऊंचाइयों पर भी नहीं जा पाएंगे। तो इनका जब भी नाम के लिए पूछा गया तो बहुत ही बड़ा विवाद उठा है। और इनका जो नाम है खान सर है, खान सर के नाम से ही इनको जाना जाता है। और इनका जन्म गोरखपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और इनके पिता सेना में थे और इनकी माता एक गृहिणी है और बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और साथ ही बहुत ज़्यादा मेहनती, परिश्रमी और ईमानदार थे और साहसी थे। क्योंकि ये जो साहस, ईमानदारी, परिश्रम और मेहनत है, ये हमको बाद में दिखती है, लेकिन जो भी इस तरह से मेहनती, परिश्रमी और साहसी, ईमानदार होते हैं वो बाई बर्थ ही होते हैं और इसीलिए वो काफ़ी ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच जाते हैं। तो वर्तमान समय में खान सर का अपना कोचिंग सेंटर है जिसका नाम जीएस क्लासेस है और यूट्यूब पर भी जीएस क्लासेस के नाम से ही इनका चैनल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें काफ़ी लोकप्रिय है। और एक और नाम मैं देखती हूँ, मिशन यूपीएससी। यूट्यूब पर मैं इनके काफ़ी सारे वीडियो देखती हूँ और इनका जो इंस्टीट्यूट है अपना पर्सनल, वो पटना में है। और एक और शायरी है जो आजकल बहुत ज़्यादा विवादों में चल रही है। तो ये शायरी ऐसा लगता है कि जो भी बोलते हैं वो बहुत आहत हुए और बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के बोलते हैं कि एक दौर था जब सब कुछ खोकर भी तुझे पाने की तमन्ना थी और अब तू खुदा भी बन जाए तो मैं तुझे सजदा ना करूं। तो इसको मैंने कूल होकर के मैंने इस शायरी को कुछ इस तरह से लिखा है। चला जा रहा था धुंध को चीरते हुए कि मुझे रास्ता मिल गया, चला जा रहा था धुंध को चीरते हुए कि मुझे रास्ता मिल गया और चल पड़ा था कांटों का बोझ लिए मंजिल पर तो कारवां मिल गया। मुद्दतों से तरसा था जिसे पाने के लिए, आज वो मिला तो मैंने खुद ही अपना रास्ता बदल दिया। मुद्दतों से तरसा था जिसे पाने के लिए, आज वो मिला तो मैंने खुद ही अपना रास्ता बदल दिया। और रोया बहुत मुझसे वो गले मिलकर, रोया बहुत मुझसे वो गले मिलकर, तो मैंने कुछ फूल देकर उसको रुखसते अलविदा कर दिया। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में यदि कोई आता है तो उसका आना भी तय रहता है, जब तक वो रहेगा उसका रहना तय होता है। और जब वो आपकी ज़िंदगी से जाता है तो वो भी ऊपर वाले के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आप ना खुद को दोष दें और ना उसको दोष दें, क्योंकि यदि जो चला गया है वो कभी वापस नहीं आएगा और यदि जो गया है तो उसकी कड़वी यादें तो बहुत सारी होंगी, लेकिन जो मीठी मीठी यादें हैं वो भी होंगी। तो मैं ये खान सर के बारे में बताना चाहूँगी कि ये लाइमलाइट में ज़्यादा कोरोना के टाइम पर आए थे और कोरोना के टाइम पर मैं टीवी में इनका वीडियो देखती थी, ऑनलाइन क्लास लेते थे और उस समय ये पीसीएम की क्लास लेते थे और ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते रहते थे और काफ़ी ज़्यादा एकदम लगन से, मेहनत से ये क्लास लेते थे। और उस समय भी बहुत ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स इनको फॉलो करते थे और उस समय भी इनका जो नाम है बहुत विवादों में आया था। बार बार हर जगह यही सुनने मिलता था, ये खान सर कौन है, खान सर कौन है। तो इन्होंने यूं ही मजाक में अपना नाम अमित सिंह बता दिया। तो उस समय इनका नाम और भी ज़्यादा विवादों में आ गया था
और उसके अलावा ये कोचिंग लेते थे तो बहुत ही कम पैसे लेते थे स्टूडेंट से, और जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते थे तो उनसे बिल्कुल भी नहीं पैसे लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट में ही उनको कोचिंग देते थे। तो इनकी मेहनत से, परिश्रम से, ईमानदारी से इनकी कोचिंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगी, और जो इनके फॉलोवर हैं वो भी बहुत ज़्यादा होने लगे। तो जो रकम माफिया हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे लगा करके कोचिंग करते हैं तो उनको नुकसान होने लगा, तो उन लोगों ने इन पर हमला भी करवा दिया था। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे ये चिरकुट है, बहुत छोटे हैं, और जब ये कोरोना के टाइम पर ऑनलाइन क्लास लेते थे ना, उस समय तो और भी ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही छोटे थे। और मुझे तो ये उस समय ऐसा लगता था कि जैसे मेरा बेटा ही बड़ा हो गया है और वो ही ऑनलाइन क्लास ले रहा है। तो इन्होंने ये सब कोचिंग सेंटर खोलने के लिए और बच्चों को इतनी शिक्षा देने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से हैं। और जब इंसान गरीब होता है तो उसके पास गरीबी होती है, और दूसरा उसका कोई भी साथ देने वाला नहीं होता है, और जो रिश्तेदार भी होते हैं वो भी उनसे बहुत दूर चले जाते हैं। तो ऐसी गरीबी देखी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा गरीबी में पले बड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गरीबी में पले बड़े हुए बच्चे रहते हैं वो ही आसमान को चीर करके दुनिया में अपनी पताका फहराते हैं। और ये जितना बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जिस तरह से माता पिता घर में अपनी बेटी को रख कर के सुरक्षित समझते हैं, उसी तरह से इनकी कोचिंग में जाकर भी ना बेटियां सुरक्षित रहती हैं। इनकी कोचिंग में जाकर के बेटियों को बिल्कुल डर नहीं लगता है, क्योंकि जितनी भी बेटियां हैं ये सबको अपनी बहन की तरह ही मानते हैं। क्योंकि इस समय भी 2-3 साल पहले जब रक्षाबंधन था, यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा था, इनके दोनों हाथ राखियों से भरे हुए थे, और काफ़ी सारी लड़कियां राखी लेकर के हाथ में थी कि हम भी सर को राखी बांधें। तो इनकी कोचिंग में वैसे भी जो गरीब लड़कियां हैं, गरीब स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद की जाती है। और ये बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ ये कहते हैं कि जब बच्चों को पढ़ाना हो तो उसकी भी कला होनी चाहिए, थोड़ा सा इस तरह से पढ़ाएं कि बच्चों का मनोरंजन होता रहे और वो बोर भी ना हो। तो ये सर इसी तरह से पढ़ाते हैं, और पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का बहुत मनोरंजन करते हैं, उनको जोक भी सुनाते हैं, हंसाते भी हैं, और इस तरह से उनको ज़िंदगी की जो रियल लाइफ होती है उससे किस तरह से लड़ना चाहिए, किस तरह से हमारे सामने कोई परिस्थिति आ जाए तो उसका सामना करना चाहिए। तो ये सर ये सब भी बताते हैं। और उसके अलावा जो ये सर के लिए ये लोगों का हमेशा रहता है कि पता नहीं क्यों लोग सबकी पर्सनल लाइफ में इतना झांकने के लिए कोशिश करते हैं कि शादी हो गई कि नहीं हो गई है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये सर की तो शादी हो चुकी है। और ये सर हमेशा एक बात और कहते हैं कि जो 91% बेरोज़गार लड़के होते हैं वो तो जो रोज़गार वाली लड़की हैं, जो बेरोज़गार लड़की है उनसे जो रोज़गार वाले लड़के होते हैं वो शादी कर लेते, लेकिन जो 1% भी रोज़गार वाली लड़कियां होती हैं वो बेरोज़गार लड़कों से शादी नहीं करती हैं। तो इनके लिए शायद ये सही होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बात गलत है, क्योंकि ये सब बिहार से हैं और बिहार में तो जबरिया विवाह होता है, क्योंकि बिहार में दहेज का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। अब से नहीं, बहुत पहले से ही वहाँ पर दहेज का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। और जो जबरिया विवाह होता है वो जो सरकारी नौकरी वाले लड़के होते हैं ना, उनका ही अपहरण कर लिया जाता है, और अपहरण करके फिर वो अपनी बेटी से जबरिया विवाह कर लेते हैं। और इसका पता नहीं अभी कानून बना है कि नहीं बना, लेकिन जिस तरह से दहेज के खिलाफ कानून बना है उसी तरह से ना ये जबरिया विवाह के खिलाफ भी कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये जो शादी ब्याह होता है ये कोई ज़बरदस्ती का खेल तो नहीं होता है। लेकिन जहाँ 1% लड़कियों का कहा है कि वो रोज़गार होती हैं और बेरोज़गार से शादी कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके हस्बैंड वकील, इंजीनियर या फिर डॉक्टर सिर्फ ब्रांड के नाम पे ही होते हैं, बाकी कोई इनकी इतनी इनकम नहीं होती है।
और जो लड़कियां होती हैं वो चाहे प्राइवेट जॉब कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, बहुत अच्छी सैलरी लेती हैं। और इतनी अच्छी सैलरी लेने के बाद भी जो इनके नाम के ब्रांड के पति होते हैं कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर, लेकिन उतना सैलरी नहीं होती है, तो उनके साथ बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करती हैं। और जहाँ कहीं लड़के को रोजगार मिल जाता है और यदि उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है और यदि उसका कहीं रिश्ता भी हो गया हो, तो या तो वो उस लड़की को छोड़ देता है और या फिर उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो जाती है कि अब तो हमारा लड़का सरकारी नौकरी में लग गया है, तो हमको तो बहुत ज़्यादा रिश्ते मिल रहे हैं और यदि आप इतना धन दे सकते हो तो दे दो, और नहीं तो हम आपके यहाँ से रिश्ता तोड़ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा लड़के की रोजगार में उसकी जो सैलरी है वो बढ़ती जाती, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में, यहाँ तक कि यदि लड़के की शादी हुई हो, जब उसके पास इतना भी पैसा नहीं हो कि लड़की 2 टाइम की रोटी ढंग से खा रही हो, और वो बहुत अच्छे से निभा लेती है, जिस तरह से भी उसको रखा जाता है वो निभा लेती है। और उसके रहते रहते में या तो बिजनेस या जॉब में इतना मुनाफा हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा रईस हो जाता है लड़का, और बहुत पैसे वाला होने के बाद में वो सबसे पहले ना अपनी वाइफ को छोड़ता है, ये कह कर कि अब तुम किस काबिल हो, और वो तो मैंने तुम्हें इसलिए पहले रखा था क्योंकि मैं गरीब था, मेरे पास तो कुछ नहीं था, और अब तो मेरे पास इतना पैसा है, या तो तुम एक कोने में पड़ी रहो जहाँ पर पड़ी हो, और या फिर तुम छोड़ करके चली जाओ मुझको, मुझे तो बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ये इस तरह से बोलना कि जो बेरोजगार लड़के होते हैं उनसे कोई बातचीत नहीं करता है, उनकी कोई बेइज्जती, जो बेइज्जती करने वाली लेडीज़ होती है ना, उनके बड़े बड़े ऑफिसर, जज, कोई भी हस्बैंड हो ना, तो वो उनकी उतनी ही बेइज्जती करती हैं। और यदि जो इज्जत करने वाली लड़कियां या महिलाएं होती हैं तो उनके हस्बैंड कुछ भी ना हो, सिर्फ पति हो, तो वो पति का मान धर्म करने के लिए ही सारा जीवन उनकी इज्जत करते हुए वहाँ पर निकाल देती हैं।